नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। मंगलवार 12 नवंबर को टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया में विस्तारा के मर्जर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस मर्जर की घोषणा दोनों कंपनियों की ओर से नवंबर 2022 में की गई थी। गौरतलब है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट के इंटीग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के 6 हफ्ते के अंदर ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस मर्जर के पूरा होने के बाद सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन यानी SIA की ओर से इस मर्जर के बाद बनी नई कंपनी में 3,195 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश भी किया जाएगा। बता दें कि विस्तारा टाटास और सिंगापुर एयरलाइंस का करीब 10 साल पुराना जॉइंट वेंचर है। इस मर्जर के बाद एयर इंडिया 210 विमानों के जरिए 5,600 से ज़्यादा वीकली फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी, जिसके जरिए 90 से ज़्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस को जोड़ा जाएगा। अगली खबर, आइनॉक्स इंडिया को बहामास में मिनी LNG टर्मिनल स्थापित करने के लिए ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इनलैंड पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs की ओर से दिया गया है। इस टर्मिनल से IPPs की ओर से स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट के कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट को नेचुरल गैस फीड की जाएगी। इस पावर प्लांट की ओर से नसो क्रूज पोर्ट पर क्रूज शिप्स को शोर पावर मुहैया करवाने का काम किया जाएगा। इस खबर के चलते 11 नवंबर को आइनॉक्स इंडिया के शेयर में कमजोर बाजार में भी 1209 रुपए की ऊंचाई को छुआ और करीब 0.25% की बढ़त के साथ 1190 रुपए 80 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, एक्ट 2 पॉपकॉर्न और सनड्रॉप जैसे मशहूर ब्रांड ऑपरेट करने वाली कंपनी एग्रोटेक फूड्स ने डेलमोंट फूड्स यानी DMFPL के अधिग्रहण की घोषणा की है। भारतीय एंटरप्राइजेज से खरीदी जा रही इस कंपनी का सौदा शेयर स्वैप यानी शेयरों के लेन देन के जरिए किया जा रहा है। एग्रोटेक फूड्स की ओर से भारतीय एंटरप्राइजेज को 975 रुपये 50 पैसे के दाम पर 1,33,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जिससे भारतीय एंटरप्राइजेज कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी। इस हिसाब से DMFPL के अधिग्रहण की वैल्यू 1,300 करोड़ रुपए बैठती है। आपको बता दें कि DMFPL भारतीय एंटरप्राइजेस और DMFPL इंडिया के बीच जॉइंट वेंचर है, जिसमें भारतीय एंटरप्राइजेस की 59.29% और डेलमोंट पैसिफिक की सब्सिडरी DMPL इंडिया के पास बाकी बची 40.71% हिस्सेदारी है। इस डील के जरिए एग्रोटेक फूड्स को भारत में डेलमोंट ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव और परपेचुअल लाइसेंस मिलेगा। इस खबर के चलते एग्रोटेक फूड्स के शेयर में 0.7% की गिरावट के साथ 966 रुपये 10 पैसे पर डे लो पर जाकर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, आज़ाद इंजीनियरिंग ने बेकर्स ह्यूग सऊदी अरेबिया के साथ एक नॉन बाइंडिंग MOU यानी एक करार किया है। इस करार के तहत सऊदी अरब में प्रिसिशन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई से जुड़ा नया प्लांट लगाने के लिए तैयारियों को लेकर बातचीत की जाएगी। 11 नवंबर को आज़ाद इंजीनियरिंग के शेयर में 1,603 रुपये 20 पैसे का लो लगाने के बाद कमजोर बाजार में भी करीब 0.3% की बढ़त के साथ 1,685 रुपये 55 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, IT कारोबार से जुड़ी कंपनी L&T टेक की सब्सिडरी कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज अमेरिका में कैलिफोर्निया की कंपनी इंटेलीस्विफ्ट सॉफ्टवेयर को खरीदने जा रही है। इस अधिग्रहण पर $11 करोड़ या 928 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इस अधिग्रहण से कंपनी की AI और सॉफ्टवेयर क्षमता से जुड़ी कैपेबिलिटीज मजबूत होंगी। इस खबर के चलते 12 नवंबर को L&T टेक के शेयर में 5% तक का उछाल देखने को मिला और 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ शेयर 5,270 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी आयरन और उत्पादक और सरकारी नवरत्न कंपनी NMDC के बोर्ड ने 11 नवंबर की शाम को दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने कंपनी के शेयरधारकों को 2:1 रेशो में यानी हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि 16 साल में पहली बार कंपनी की ओर से अपने शेयरधारकों को फ्री में शेयर दिए जा रहे हैं। हालांकि बोर्ड ने इस बोनस शेयर को लेकर रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी तक नहीं की है। इससे पहले 21 मई 2008 को कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 2:1 रेशो में यानी हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी थी। बोनस शेयर को मंजूरी की खबर से 12 नवंबर को NMDC के शेयर में 232 रुपये 27 पैसे का हाई छूने के बाद करीब 4% की कमजोरी के साथ 224 रुपये पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, वेल्सपन कॉर्प की सब्सिडरी कंपनी वेल्सपन मॉरिशस होल्डिंग्स लिमिटेड यानी WMHL ने अपनी सऊदी अरब की सब्सिडरी कंपनी ईस्ट पाइप्स इंटीग्रेटेड कंपनी फॉर इंडस्ट्री यानी EPIC में
5% हिस्सेदारी बेच दी है। ये हिस्सेदारी करीब $5.8 करोड़ या 480 करोड़ रुपए की रकम में बेची गई है। इस सौदे के बाद कंपनी की अपनी सब्सिडरी में हिस्सेदारी 31.5% से घटकर 26.5% हो गई है। इस हिस्सा बिक्री के बावजूद एपिक में सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में WMHL की स्थिति बरकरार रहेगी। इस रकम का इस्तेमाल WMHL की ओर से अपनी एक और सब्सिडरी कंपनी वेल्सपन पाइप्स कंपनी में क्षमता विस्तार खर्च पर किया जाएगा, जो कि $20 करोड़ का क्षमता विस्तार खर्च कर रही है। इस खबर के चलते 12 नवंबर को वेल्सपन कॉर्प के शेयर ने 764.95 रुपए का हाई छुआ, लेकिन कारोबार के अंत पर शेयर 4.5% से ज्यादा गिरकर 730 रुपए के स्तर पर डे लो पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर, करीब 2 साल पहले सीमेंट सेक्टर में कदम रखने और दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने के बाद गौतम अदानी की अगुवाई वाला अदानी ग्रुप अब मेटल बिजनेस में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ग्रुप की $5 अरब की भारी भरकम निवेश करने की योजना है। इस सेक्टर में फिलहाल टाटा, बिरला और वेदांता ग्रुप की कंपनियों का दबदबा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप के नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन ने अगले 3 से 5 साल में तांबा, लोहा, स्टील और एल्यूमिनियम की माइनिंग, रिफाइनिंग और प्रोडक्शन पर यह रकम खर्च करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप ने मार्च 2024 में कच्छ कॉपर नाम की कंपनी के जरिए 500 KTPA यानी किलो टन पर एनम की स्मेल्टर क्षमता के साथ कॉपर ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया था। अब निवेश की जा रही $5 अरब की कुल रकम में से $2 अरब कॉपर में और बाकी $3 अरब बाकी धातुओं में लगाए जाएंगे। 12 नवंबर को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 1.5% की गिरावट के साथ 2,860 रुपए पर दिन के निचले स्तर के करीब जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। 14 नवंबर को खबर थी कि अदानी ग्रुप के मुखिया गौतम अदानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए यूएस में $10 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। ये निवेश अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एनर्जी सिक्योरिटी पर किया जाएगा, जिसके जरिए अदानी ग्रुप का अमेरिका में 15,000 तक नई नौकरियां जोड़ने का लक्ष्य है। इस खबर के चलते 14 नवंबर को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 2,844 रुपये 80 पैसे का हाई लगाने के बाद मामूली बढ़त के साथ 2,820 रुपए पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, केफिन टेक ने म्यूचुअल फंड सेंट्रल के लिए कैम्स के साथ जॉइंट वेंचर यानी जेवी किया है। इस जेवी के जरिए कैम्स के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड सेंट्रल के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। ये दोनों कंपनियां एमएफ सेंट्रल की टेक्नोलॉजी, सेल्स और मार्केटिंग पर फोकस करेंगी। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड सेंट्रल कैम्स और केफिन टेक का यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है और इस जेवी के जरिए दोनों कंपनियों की रिटेल निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश को और आसान बनाने की मंशा है। इस खबर के चलते 12 नवंबर को केफिन टेक में 4.5% तक का उछाल देखने को मिला और कारोबार की क्लोजिंग 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ 1,018 रुपये 15 पैसे पर हुई। वहीं कैम्स के शेयर में 4% तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग 1% की गिरावट के साथ 4,670 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, टाटा केमिकल्स की सब्सिडरी कंपनी टाटा केमिकल्स यूरोप यानी TCEL की यूके में नई इकाई लगाने की योजना है। 1.8 लाख टन क्षमता का नया प्लांट लगाने पर कंपनी की ओर से 655 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस प्लांट में फार्मास्यूटिकल ग्रेड सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन किया जाएगा। नया प्लांट शुरू होने से यूके में कंपनी की फार्मास्यूटिकल ग्रेड सोडियम कार्बोनेट बनाने की क्षमता 3 गुना हो जाएगी। इस प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम 2025 में शुरू होने का अनुमान है और पहला उत्पादन 2027 में शुरू होने की संभावना है। 13 नवंबर को टाटा केमिकल्स के शेयर में 1,080 रुपये 80 पैसे का शुरुआती हाई लगाने के बाद करीब 2.5% की कमजोरी के साथ 1,046 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, बुधवार 13 नवंबर को पीएनबी हाउसिंग के करीब 2.5 करोड़ शेयरों या 9.43% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील के जरिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म कार्लाइल ग्रुप ने 939 रुपये 42 पैसे प्रति शेयर के औसत भाव पर 2,301.58 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बेची है। इससे पहले जुलाई में भी कार्लाइल ने 2,578 करोड़ रुपए में अपनी 12.8% हिस्सेदारी बेची थी। बुधवार को हुए सौदे के बाद कार्लाइल ग्रुप की पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में हिस्सेदारी 19.87% से घटकर 10.44% पर पहुंच गई है। इस ब्लॉक डील में मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल और एक अन्य एंटिटी ने मिलकर 1,664 करोड़ रुपए में 1.77 करोड़ शेयर खरीदे हैं, जो कि कंपनी की 6.82% हिस्सेदारी के बराबर है। मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने 2 अलग अलग सौदों के जरिए 1.42 करोड़ शेयरों से ज्यादा या 5.4% हिस्सा खरीदा है। इसके अलावा गिजालो मास्टर फंड और सोसाइटी जनरल ने क्रमशः 17,90,000 और 17,09,000 शेयर 939.30 पैसे के औसत भाव पर 1,664.55 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। इस ब्लॉक डील के बाद 13 नवंबर को पीएनबी हाउसिंग के शेयर में 905 रुपये 5 पैसे का लो हिट करने के बाद करीब 7% की कमजोरी के साथ 915 रुपये 35 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई।
अगली खबर, गोल्ड लोन देने के कारोबार से जुड़ी कंपनी मन्नापुरम फाइनेंस कारोबार से आंशिक रूप या पूरी तरह से बाहर होने की अपनी योजना पर दोबारा विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेन कैपिटल की मन्नापुरम फाइनेंस में मेजॉरिटी यानी 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि मौजूदा भाव से 20 से 25% प्रीमियम पर यह सौदा हो सकता है। इस प्रस्ताव के मुताबिक बेन कैपिटल की ओर से मन्नापुरम फाइनेंस में नए शेयरों के जरिए कुछ हिस्सेदारी खरीदने के अलावा प्रमोटर्स का हिस्सा भी खरीदा जाएगा, जिसके बाद पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए एक ओपन ऑफर भी आएगा। हालांकि कंपनी के फाउंडर नंद कुमार ने हिस्सा बिक्री की योजना से जुड़ी खबरों का खंडन कर दिया है। इन खबरों के बीच 13 नवंबर को मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर में 164 रुपये तक उछलने के बाद करीब 1.5% की मजबूती लेकर 160 रुपये 20 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, पेप्सिको के लिए बॉटलिंग का काम करने वाली कंपनी वरुण बेवरेजेस यानी VBL ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार करने के लिए अफ्रीका में 2 कंपनियों के अधिग्रहण की घोषणा की है। VBL SBC तंजानिया की 100% हिस्सेदारी 1304 करोड़ रुपए में और SBC बेवरेजेस घाना की 100% हिस्सेदारी 127.1 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है। इन दोनों कंपनियों की ओर से पेप्सी और इस फ्रेंचाइजी के तहत बनाए जाने वाले पेय पदार्थों को बनाने और इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है। SBC तंजानिया के पास 5 और SBC घाना के पास 1 मैन्युफैक्चरिंग इकाई है। मार्च 2025 तक पूरी होने वाली इस डील के जरिए कंपनी का अफ्रीका में कारोबार विस्तार होगा। 13 नवंबर को वरुण बेवरेजेस के शेयर में करीब 2% की गिरावट के साथ 573 रुपये 15 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि कारोबार के शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर ने 594 रुपये 95 पैसे का इंटरडे हाई भी छुआ था। अगली खबर, मशहूर गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने भारत में जी कॉमर्स की शुरुआत की है। जी हां, आपने सही सुना, जी कॉमर्स। दरअसल नज़ारा टेक ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के साथ जी कॉमर्स लॉन्च करने के लिए करार किया है। ये खास इन गेम मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है जहां गेमिंग एक्सपीरियंस के अंदर ई कॉमर्स को शामिल किया गया है। कंपनी के मुताबिक इस नए प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारतीय गेम डेवलपर्स के लिए कमाई का एक नया रास्ता खोलना है, जिन्हें अक्सर कम इन ऐप परचेजिंग रेट या लिमिटेड एडवर्टाइजिंग विकल्प भी मिलते हैं। ONDC के व्यापक ई कॉमर्स नेटवर्क से जुड़कर जी कॉमर्स डेवलपर्स को प्लेयर्स की ओर से किए गए ट्रांजैक्शन पर कमीशन पाने का मौका मिलेगा। जी कॉमर्स के माध्यम से नज़ारा टेक और ONDC नेटवर्क भारत के ई कॉमर्स सेक्टर की मदद से डेवलपर्स को नए स्केलेबल रेवेन्यू रिसोर्स प्रदान करेगा। इस नई सुविधा से गेमर्स अपने गेमिंग एक्सपीरियंस में खलल डाले बिना खरीदारी और ब्राउज कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक जी कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पेश कर दिया जाएगा। इस खबर के चलते 13 नवंबर को नज़ारा टेक के शेयर में 913 रुपये का हाई छूने के बाद करीब 1.25% की बढ़त के साथ 893 रुपये 15 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, देश की दिग्गज ऑटो कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स ने पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल के कारोबार के डीमर्जर की खबरों पर स्पष्टीकरण दिया है। टाटा मोटर्स ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी देते हुए बताया कि मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि टाटा सन्स टाटा मोटर्स के लिए एक होल्डिंग कंपनी बनाने जा रही है, जिसमें टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल कारोबार को शामिल किया जाएगा। कंपनी के इन दोनों कारोबार को अलग करके 2 अलग यूनिट्स के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है। टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा के साथ कहा था कि इस डीमर्जर की प्रक्रिया को अगले 12 से 15 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। मार्च 2024 में टाटा मोटर्स के बोर्ड ने अपने दोनों बिजनेस के डीमर्जर को मंजूरी दी थी। 14 नवंबर को जब यह खबर आई तो टाटा मोटर्स के शेयर में करीब 1.5% की कमजोरी के साथ 776 रुपये पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। चलिए अब बात करते हैं IPO मार्केट की। इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में 4 कंपनियों ने दस्तक दी। एक एक करके आपको इनके बारे में बताते हैं। पहला नाम है सेजिलिटी इंडिया का, जिसकी लिस्टिंग मंगलवार 12 नवंबर को हुई और ये लिस्टिंग ठंडी ही रही। NSE पर सेजिलिटी इंडिया का शेयर 31 रुपये 6 पैसे पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस के मुकाबले 3.3% प्रीमियम पर था, क्योंकि इस IPO का इशू प्राइस 30 रुपये प्रति शेयर था। लिस्टिंग के 15 मिनटों के अंदर ही शेयर 32 रुपये 87 पैसे तक भी उछल गया था, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हावी हो गई और 2 बजे के बाद शेयर अपने इशू प्राइस के भी नीचे फिसल गया। दिन के दौरान 28 रुपये 95 पैसे का इंट्राडे लो टच करने के बाद कारोबार की समाप्ति 29 रुपये 10 पैसे पर हुई, जो कि 31 रुपये 6 पैसे के ओपनिंग प्राइस से करीब 6.5% और 30 रुपये के इशू प्राइस से 3% के डिस्काउंट पर है। दूसरा नाम है फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का, जिसकी लिस्टिंग मंगलवार 12 नवंबर को ही हुई, जो कि उम्मीद से बेहतर रही। 390 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले ये शेयर BSE पर
5.6% प्रीमियम के साथ 412 रुपये पर, NSE पर करीब 7.25% प्रीमियम के साथ 420 रुपये पर लिस्ट हुआ। यही नहीं, दिन के दौरान शेयर ने 465 रुपये 80 पैसे की इंट्राडे ऊंचाई को भी छुआ। बावजूद इसके कि मैक्वेरी ने इस शेयर पर लिस्टिंग से पहले अंडर परफॉर्म रेटिंग और 325 रुपये के लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू की, जो कि 390 रुपये के इशू प्राइस से करीब 17% नीचे है। यह आईपीओ कुल 3.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 11,327 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 13 नवंबर को कारोबार के अंत पर स्विगी का शेयर 464 रुपये पर बंद हुआ, जो कि 420 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 10.5% और 390 रुपये के इशू प्राइस से करीब 19% प्रीमियम पर है। तीसरा नाम है एक्मे सोलर होल्डिंग्स का। स्विगी के साथ साथ एक्मे सोलर होल्डिंग्स का भी शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ, जिसकी लिस्टिंग निराशाजनक रही। NSE पर एक्मे सोलर का शेयर 289 रुपये के इशू प्राइस से 13.2% नीचे यानी 251 रुपये पर लिस्ट हुआ। वहीं BSE पर यह शेयर इशू प्राइस से 10.4% नीचे 259 रुपये पर लिस्ट हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि इस आईपीओ को निवेशकों से ठीक ठाक रिस्पांस मिला था, लेकिन उसके बावजूद लिस्टिंग पर कोई उत्साह नहीं दिखा। यह आईपीओ कुल 3 गुना के आसपास भरा था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 2,900 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के दौरान एक्मे सोलर के शेयर ने 276 रुपये 10 पैसे का इंट्राडे हाई भी छुआ, लेकिन क्लोजिंग 255 रुपये 15 पैसे पर हुई, जो कि 251 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 2.25% ऊपर है, लेकिन 289 रुपये के इशू प्राइस से करीब 12% के डिस्काउंट पर है। चौथा नाम है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसकी लिस्टिंग गुरुवार 14 नवंबर को हुई, जो कि अच्छी रही। NSE पर नीवा बुपा हेल्थ का शेयर 78 रुपये 14 पैसे प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 5.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 74 रुपये प्रति शेयर था। हालांकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम शुरू से यानी आईपीओ खुलने के टाइम से ही एब्सेंट था, पर लिस्टिंग के बाद शेयर ने 81 रुपये का इंट्राडे हाई भी छुआ। वैसे इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस ठीक ठाक मिला था। ये आईपीओ कुल 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने कुल 2,200 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में नीवा बुपा हेल्थ का शेयर 74 रुपये 1 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 78 रुपये 14 पैसे के ओपनिंग प्राइस से करीब 5.25% नीचे है और 74 रुपये के इशू प्राइस के बेहद करीब है। अगली खबर, मंगलवार 12 नवंबर की शाम को देश की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड और डेट्स की घोषणा की। एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ 19 से 22 नवंबर तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 102 से 108 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। एनटीपीसी ग्रीन की इस आईपीओ के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस हिसाब से hyundai और स्विगी के बाद ये आईपीओ साल 2024 का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा। 13 नवंबर को एनटीपीसी के शेयर में 387 रुपये 60 पैसे का हाई लगाने के बाद मामूली गिरावट के साथ 380 रुपये 45 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने दिग्गज फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो और उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी स्विगी को कंपटीशन लॉस के उल्लंघन का दोषी पाया है। दरअसल सीसीआई ने अपनी जांच में पाया कि इन दोनों कंपनियों ने अपने पार्टनर्स के साथ एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट्स किए हैं जो कि नियमों के खिलाफ हैं। इसके अलावा खबर यह भी थी कि 10 नवंबर को जोमैटो ने फूड रेस्क्यू नाम की नई सर्विस शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य खाने की बर्बादी को रोकना है। इस फीचर के तहत अगर कोई ग्राहक अपना ऑर्डर कैंसिल करता है तो उसके आसपास के लोग काफ़ी सस्ते में ये खाना खरीद सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इससे ग्राहकों, रेस्टोरेंट और डिलीवरी पार्टनर सभी को फायदा मिलने की उम्मीद है। जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नए फीचर की जानकारी देते हुए कहा कि जोमैटो की नो रिफंड पॉलिसी के बावजूद हर महीने अलग अलग वजहों से 4 लाख से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल किए जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी खाना बर्बाद होता है। इनको ध्यान में रखते हुए नया फीचर पेश किया गया है। इन खबरों के बीच 11 नवंबर को जोमैटो के शेयर में करीब 4.25% की मजबूती के साथ 258 रुपये के स्तर पर क्लोजिंग हुई, जो कि डे हाई के बेहद करीब था। अगली खबर, 11 नवंबर की शाम को देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी आईओसी की वडोदरा की रिफाइनरी में एक टैंकर में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। ये आग 500 किलोलीटर स्टोरेज क्षमता वाले बेंजीन टैंक में लगी थी। हादसा होते ही आईओसी के कैंपस में फ्लूइड सर्कुलेशन कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और पूरे स्टाफ को बाहर निकाला गया, लेकिन आग लगने के कारण कंपनी के 4 से 5 कर्मचारी मामूली झुलस गए। हादसे के बाद थोड़ी देर के लिए रिफाइनरी के ऑपरेशंस पर मामूली असर पड़ा, लेकिन बाद में कामकाज सामान्य रूप से दोबारा चलने लगा। बता दें कि आईओसी गुजरात के रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में हर साल 13.7 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन करती है। इस खबर के चलते 12 नवंबर को आईओसी के शेयर में 141 रुपये 96 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब आधा % की गिरावट के साथ 138 रुपये 70 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर,
देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी पर लगाई गई पेनल्टी को खारिज कर दिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जनवरी 2021 में आरआईएल पर 25 करोड़ रुपए और मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। ये मामला नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड यानी आरपीएल के शेयर में हुई हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। 2009 में आरपीएल का रिलायंस इंडस्ट्रीज में मर्जर किया गया था। सेबी ने नवी मुंबई एसईजी पर भी 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि दिसंबर 2023 में सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट ने सेबी के साल 2021 के रिलायंस, मुकेश अंबानी, मुंबई एसईजी और नवी मुंबई एसईजी के खिलाफ आदेश को रद्द कर दिया था। लेकिन सेबी ने सैट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की ओर से कंपनी के खिलाफ दी गई अर्जी में कोई राहत नहीं दी है और इस मामले में अब 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। 12 नवंबर को आई इस खबर के बाद आरएल के शेयर में 1289 रुपये 50 पैसे का हाई लगाने के बाद 1/4% की कमजोरी के साथ 1269 रुपये 50 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि डे लो के करीब था। 14 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी वायाकॉम 18 मीडिया और वॉल्ट डिज्नी ने घोषणा की है कि दोनों कंपनियों के भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट कारोबार के मर्जर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस डील के तहत वायाकॉम 18 के मीडिया और जियो सिनेमा के बिजनेस को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी SIPL के साथ जोड़ा गया है। इस डील की वैल्यू $8.5 अरब या 70,532 करोड़ रुपए आंकी गई है। मर्जर के बाद नई कंपनी देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बन गई है, जिसमें रिलायंस की 16.34%, वायाकॉम 18 की 46.82% और वॉल्ट डिज्नी की 36.84% हिस्सेदारी होगी। इस डील की घोषणा के बारे में हमने आपको कंपनीनामा के एपिसोड नंबर 106 में सबसे पहले जानकारी दी थी, जिसके मुताबिक यह सौदा फरवरी 2024 में पूरा होना था, पर अपने शुरुआती अनुमान के मुकाबले ये डील करीब 9 महीने की देरी से पूरी हुई है। खबर आने से पहले 14 नवंबर को आरआईएल के शेयर में 1% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 1266 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, दूसरी तिमाही में रिलायंस पावर भले ही प्रॉफिट में आ गई हो, लेकिन अब इस कंपनी के चलते अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत की प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI ने अनिल अंबानी की रिलायंस पावर को शोकोज यानी कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि कंपनी की एक सब्सिडरी रिलायंस NUBESS ने टेंडर हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए हैं। नोटिस में रिलायंस पावर से पूछा गया है कि उस पर आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू करनी चाहिए। पिछले हफ्ते SECI ने रिलायंस पावर और उसकी सब्सिडरी कंपनी को क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए खुलने वाले टेंडर में बोली लगाने या हिस्सा लेने से 3 साल के लिए बैन कर दिया था, जिसके बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में जानकारी दी भी थी। ये नोटिस और बैन ऐसे समय में आया है जब थर्मल पावर कारोबार से जुड़ी कंपनी रिलायंस पावर भारत और विदेश में रिन्यूएबल सेक्टर में विस्तार की संभावनाएं तलाश रही है। इस खबर के चलते 14 नवंबर को रिलायंस पावर के शेयर में 37 रुपये 79 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1.5% की गिरावट के साथ 35 रुपये 93 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 2 एंटिटीज को 52 करोड़ रुपए की पेनल्टी अदा करने के लिए डिमांड नोटिस भेजा है। रिलायंस होम फाइनेंस यानी RHFL के फंड्स को गैर कानूनी रूप से डाइवर्ट करने के चलते ये पेनल्टी लगाई गई थी। सेबी ने 2 अलग अलग नोटिस जारी करके मोहनबीर हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 15 दिन के अंदर ये जुर्माने की रकम भरने के लिए कहा है। अगर 15 दिन में रकम नहीं जमा की गई तो सेबी की ओर से इन दोनों कंपनियों के एसेट्स और बैंक खातों को जब्त किया जा सकता है। दरअसल अगस्त में सेबी ने इन कंपनियों पर 25-25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। अगस्त से नवंबर के दौरान 1% ब्याज के साथ बढ़कर ये रकम 26 करोड़ रुपए हो गई है। अगस्त में सेबी ने RHFL, अनिल अंबानी ग्रुप के प्रमुख अधिकारियों समेत कुल 27 एंटिटीज पर 624 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। इसके अलावा अनिल अंबानी समेत कुल 25 एंटिटीज पर अगले 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में कारोबार पर बैन भी लगाया गया था। इस खबर के चलते 13 नवंबर को रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर में 5% के लोअर सर्किट पर 3 रुपये 46 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने कंपनी के खिलाफ डिटेल्ड यानी तह तक जांच करने का ऑर्डर पारित किया है। ये जांच पिछले हफ्ते कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से CCPA की जांच एजेंसी डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन को पारित किए गए ऑर्डर के बाद लॉन्च की गई है। इस जांच में ओला इलेक्ट्रिक के ग्राहकों की ओर से की गई शिकायतों के नेचर के साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की भी जांच की जाएगी। DG इन्वेस्टिगेशन की ओर से इस जांच की रिपोर्ट अगले
15 दिन में दाखिल की जाएगी। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर की शाम को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने कंपनी को शोकॉज नोटिस जारी किया था, जिसके बारे में हमने आपको एपिसोड नंबर 147 में जानकारी दी थी। इस नोटिस का जवाब देने के लिए कंपनी के पास 15 दिन का समय था और उस जवाब में कंपनी ने कहा कि कुल 10,644 में से 99.1% शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है, यानी कि इनको रिजॉल्व कर दिया गया है। इस खबर के आने से पहले 14 नवंबर को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में करीब 1.5% की कमजोरी के साथ 69 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई और पिछले 3 दिन से शेयर लगातार गिर रहा है। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की ओर स्टार्टअप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ। स्टार्टअप्स की फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी एंजल इन्वेस्टर्स के निवेश से जुड़े नियमों में ढील दे सकता है। सेबी की ओर से जल्द ही खास तौर पर स्टार्टअप्स में निवेश करने वाले एंजल फंड्स में नए निवेशकों को शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है। अब तक केवल मान्यता प्राप्त यानी एक्रेडिटेड निवेशक ही एंजल फंड्स में निवेश कर सकते थे, लेकिन अब इसमें हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUFs, फैमिली ट्रस्ट और एकल मालिकाना फर्म यानी सोल प्रोप्राइटरशिप्स जैसे निवेशकों को भी शामिल किया जा सकता है। सेबी ने एंजल फंड्स के नियमों को आसान बनाने के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम कॉर्पस, स्टार्टअप में मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट में छूट, लॉक इन पीरियड की जरूरतों को कम करना और डाइवर्सिफिकेशन लिमिट में ढील शामिल हैं। सेबी ने एक स्टार्टअप में निवेश की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने की योजना बनाई है, जबकि न्यूनतम निवेश राशि को 25 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए करने की योजना बनाई है। इससे एंजल फंड्स को अपने निवेश में ज़्यादा लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा एंजल इन्वेस्टर्स के लिए 25 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जरूरत को खत्म करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। अन्य AIFs के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज अभी भी 1 करोड़ रुपए तय है। साथ ही सेबी ने प्रस्ताव रखा है कि एंजल फंड्स के कर्मचारियों और डायरेक्टर्स को भी कम से कम 5 लाख रुपए निवेश करने की अनुमति दी जाए, ताकि उनकी भी स्किन इन द गेम रहे और वो फंड के प्रदर्शन में सीधे जुड़े रहें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहे मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।